सुर्ख लाल एक्सक्यूज मी हीरे के गहनों से जड़ी कलाई में लाल चूड़े के साथ सोने के कलीरों की खनक की धुन पर डगमगाते हुए कदमों के साथ चलती हुई श्रेया आज रात शायद सिर्फ चंडीगढ़ की ही नहीं बल्कि पूरे जहान की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। उसका सजीला सुनहरा रूप उस लाल जोड़े में चार चांद लगा रहा था और ये नई नवेली दुल्हन आज रात अपनी शादी के बाद अपने सपनों के राजकुमार अपने पति के साथ अपनी सुहागरात मनाने होटल गोल्ड स्टार के वेडिंग स्वीट में जा रही थी। पर अजीब बात ये थी कि शर्माने और नजाकत से मुस्कुराने की जगह श्रेया अपने आप को बेहोशी की गहरी खाई में गिरता हुआ महसूस कर रही थी। उसका सर चकरा रहा था, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था, उसके कदम बहक रहे थे और वो धीमी आवाज में बस मदद मांग रही थी। ये अचानक मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आंखों के सामने सब कुछ पिघलता हुआ दिख रहा है। श्रेया थोड़ी आवाज ऊंची करती हुई आवाज लगाती है। नताशा, बबली, कोई है क्या? इस कॉरिडोर के होटल में कोई स्टाफ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं स्वीट तक पहुंच ही गई हूँ। रौनक अंदर ही है, उससे कहती हूँ कि नीचे से मुझे कोई मेडिसिन मंगवा कर दे। लड़खड़ाती हुई श्रेया दीवार का सहारा लेते हुए किसी तरह अपनी स्वीट तक पहुंची और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, एक रुमानी खुशबू उसके रोम रोम में समाने सी लगी थी। कमरे की रोशनी धीमी और गुलाबी थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और दिल बहलाने वाला धीमा धीमा संगीत बज रहा था। रात की हवा से रेशम के सफेद पर्दे एक लय में उड़ रहे थे और उन्हीं पर्दों के बीच उसे एक लंबे चौड़े सजीले नौजवान की छाया दिखाई दी और श्रेया का चेहरा इस हालत में भी बस खिल सा उठा था। उसने उसकी ओर बढ़ते हुए बुदबुदाते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम यहीं मेरा इंतजार कर रहे होगे। सुनो ना मेरा। श्रेया अपनी बात पूरी भी नहीं कर सकी। वो आदमी आगे बढ़ा और श्रेया चक्कर खाकर उसकी बाहों में गिर गई। आधी बेहोशी में वो उससे कहती रही कि वो आज रात कितनी खुश है, आज उसका सपना पूरा हो गया है। उसने इस रात का बेताबी से इंतजार किया था और आज वो अपने सपनों के राजकुमार के साथ है। श्रेया को महसूस हो रहा था कि वो आदमी उसे बिस्तर की तरफ लेकर जा रहा है, उसे मखमल की चादर पर लिटाकर उसके करीब आ रहा था। श्रेया की सुध अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी, पर श्रेया को उस आदमी के हाथ अपने बदन पर महसूस हो रहे थे जो पूरे जुनून के साथ उस पर अपना हक जमा रहे थे। और उसके बाद श्रेया की सुध बेहोशी में खाई में जाकर सो सी गई थी। न जाने कितने घंटों के बाद कमरे के बाहर हलचल सुनकर श्रेया की आंख खुली। श्रेया ने आधी नींद में अपने बगल में लेटे रौनक को महसूस करने की कोशिश की, पर रौनक वहां था ही नहीं। श्रेया उठकर बैठी तो उसने देखा कि मसले हुए गुलाब के फूलों की सेज पर वो अकेली है। रौनक वहां नहीं था और न ही श्रेया के जिस्म पर उसके कपड़े थे। श्रेया ने हैरानी से यहाँ वहां देखा और बाथरूम की तरफ देखते हुए आवाज भी लगाई, रौनक बेबी, तुम बाथरूम में हो क्या? रौनक। कोई जवाब न मिलने पर श्रेया ने खुद को एक चादर से ढका, बिस्तर से उतरी और फटाफट शादी का जोड़ा पहनकर अपने बाल बांधकर वेडिंग स्वीट से बाहर आई। पर जैसे ही श्रेया ने दरवाजा खोलकर अपने मेहंदी रचे नाजुक पैर बाहर रखे, उसने देखा कि एक तूफान उसका इंतजार कर रहा था। अचानक लोगों का एक सैलाब श्रेया की तरफ उमड़ा। न जाने कितने सारे कैमरे उसकी तस्वीर खींचने लगे और न जाने कितनी अनजान आवाजें चीख चीख कर कहने लगी, देखिए चंडीगढ़ के जाने माने मल्होत्रा परिवार की वारिस श्रेया मल्होत्रा का काला कारनामा। शादी की रात ही इस बिगड़ैल राजकुमारी ने बिताई रात किसी पराये मर्द के साथ। शादी रौनक खन्ना के साथ और रंग रलियां किसी और के साथ। मिसेस श्रेया खन्ना, क्या ये सच है कल रात आपके वेडिंग स्वीट में आपके पति रौनक की जगह कोई हैंडसम अजनबी था? क्या हुआ आप दोनों के बीच? क्या आप रौनक खन्ना को शादी की रात ही छोड़ चुकी हैं? सफेद पड़ चुकी, सर से पैर तक कांपती हुई, अपने डूबते दिल की धड़कन महसूस करती हुई श्रेया ने आग बबूला होकर आखिर सबको पीछे धक्का देकर चीखते हुए कहा, शट अप, आई सेड शट अप। हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी बकवास करने की? हाँ, मेरे साथ कल रात मेरे पति रौनक खन्ना ही थे। हो कौन तुम लोग और मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? बाहर निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी कोई है?
बाहर निकालो इन सबको, और खबरदार जो ऐसी अफवाह फैलाने की और मुझे और रौनक को बदनाम करने की कोशिश की तो। तभी उस भीड़ को धीरे से छोड़े गए तीर की तरह चीरती हुई आवाज श्रेया के लाल पड़ चुके कानों में आ गिरी, और वो आवाज रौनक की थी। रौनक दुखी आवाज में बोला, ये अफवाह नहीं, ये सच है श्रेया। श्रेया ने मीडिया रिपोर्टर्स की भीड़ के परे रौनक को खड़े देखा, और वो बर्फ की तरह, बुत की तरह जम गई थी। सामने से रौनक आ रहा था, शादी की शेरवानी पहने, आंखों में श्रेया से मिले धोखे के आंसू लिए। श्रेया के सामने आकर रौनक ने श्रेया को उसके कंधों से झकोरते हुए कहा, दिल जलाने वाली आवाज में सवाल किया, हाउ कुड यू श्रेया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? शादी की रात मुझे फोन करके डेरा बस्सी के फार्म हाउस पर भेजा और सुहागरात किसी गैर मर्द के साथ मनाई, वो भी हमारी शादी के बिस्तर पर। और अभी तुम्हारे अंदर इतनी बेशर्मी है, इतनी गुस्ताखी है कि तुम मेरा नाम लेकर सीना ठोक कर कह रही हो कि मैं कल रात तुम्हारे साथ था। क्यों श्रेया, क्यों किया तुमने ऐसा? अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? ये सुनकर श्रेया दंग रह गई और उसने अपने होश व आवाज खोते हुए कहा, नहीं नहीं रौनक, ये तुम क्या कह रहे हो? कल रात इस कमरे में तुम थे मेरे साथ, और मैं भला तुम्हें फोन करके फार्म हाउस पर क्यों जाने को कहूंगी? तुम सबको गलत फहमी हुई है, ओके? मैंने किसी पराये मर्द के साथ रात नहीं बिताई, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, कोई बेवफाई नहीं की है रौनक के साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबूजी कहाँ है? वो मेरा विश्वास। तभी अचानक किसी ने श्रेया को खींचकर अपनी तरफ पलटा और नसों का खून जमा देने वाला एक चांटा उसके गाल पर दे मारा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही खत्म कर दी। श्रेया ने सुन्न होकर देखा कि उसके बाबूजी जगदीप मल्होत्रा, उसकी सौतेली माँ जमुना मल्होत्रा, उसकी सौतेली बहन नताशा मल्होत्रा, उसकी चहेती सहेली बबली उसे नफरत से देख रहे थे। उनकी आंखों में शर्मिंदगी, गुस्सा और हिकारत है। उन्हें ऐसे देखकर श्रेया ने मुंह से बस इतना ही निकाला, बाबूजी। तभी बाबूजी ने फुकारते हुए कहा, खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मुझे बाबूजी कहकर मेरे खून को गाली दी तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरा खून इतना गंदा हो सकता है। छी, इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर गई होती श्रेया। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने हमें। इतना कहकर जगदीप फूट फूट कर रोने लगते हैं। इतने में नताशा दुखी होते हुए कहती है, दीदी, ये क्या कर दिया आपने? और क्यों? आप तो रौनक जीजाजी से प्यार करती थी ना? फिर जमुना ने भी रोते हुए कहा, नताशा की बात का जवाब दे पुत्र, क्यों किया तूने ऐसा? मैंने तुझे पैदा नहीं किया, पर अपनी बड़ी बहन की अमानत मानकर पाला था। पुत्र, तूने आज मेरी परवरिश को गाली दी है। मरने के बाद क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी बहन को कि उसके मरने के बाद उसका चूल्हा चौका तो संभाल लिया, पर उसकी बेटी का चाल चलन नहीं संभाल सकी। ये सब देखकर बबली भी हैरान थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो भी अब आगे आकर बोली, श्रेया, ये सब लोग सच कह रहे हैं और आज तू झूठ बोल रही है, और तेरी सहेली होते हुए भी मुझे तेरे खिलाफ बोलना पड़ रहा है। रौनक कल रात को शादी की रस्में पूरी हो जाने के बाद सचमुच डेरा बस्सी के फार्म हाउस पर चले गए थे, ये कहकर कि तूने उन्हें कोई सरप्राइज देने के लिए वहां बुलाया है। तो बता, वो तेरे साथ रात कैसे बिता सकते हैं? झूठ बोलना बंद कर श्रेया। तूने कल रात रौनक के साथ नहीं, किसी आदमी के साथ गुजारी है। जब सबकी बातें और लानतें श्रेया के कानों में उतरने लगी तो उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वो सब सच कह रहे थे। कल रात वो शादी के सुर्ख जोड़े में जिस मर्द की बाहों में जा गिरी थी, वो उसका पति रौनक नहीं था, और अब सब जानने के बाद वो श्रेया के लाख बार दावा करने पर भी रौनक को साबित नहीं कर पाई थी। श्रेया के चेहरे पर गुस्से के उबाल की जगह अब हैरानी, हिकारत और खुद से आ रही घिन थी। कल रात अपने बदन से महसूस हुए उस आदमी के हाथ अब उसे अपने उसी बदन पर रेंगते हुए सांप की तरह महसूस हो रहे थे। धीरे धीरे ये सच्चाई उसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। न सिर्फ चाहे अनजाने रौनक के साथ बेवफाई कर चुकी थी, बल्कि वो एक अनजान आदमी के साथ मैली हो चुकी थी, जिसका वो ना नाम जानती थी और ना ही शक्ल।
श्रेया को ये एहसास होते ही धक्का सा लगता है। उसे अपने शरीर से, अपनी आत्मा से घिन आने लगती है। अपने पति, अपने परिवार और भूखे भेड़िए की तरह उसकी तस्वीरें खींच रहे रिपोर्टर्स की आंखें उसे ऐसे लगने लगी जैसे वो किसी नीच औरत को देख रहे हो। एक रात में बदली अपनी जिंदगी की अंधेरी सुबह ने श्रेया की होश उड़ा दिए थे और इस शर्मनाक सच से सुन्न होकर श्रेया सबको चीरते हुए सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। वहीं रौनक उसे आवाज लगाकर बस वहीं रह गया। रौनक ने बिफरते हुए कहा, कहाँ जा रही हो श्रेया? मुझे जवाब दो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? कौन है वो आशिक जिससे मिलने के लिए तुम्हें अपनी शादी की रात ही मिली? श्रेया, श्रेया जवाब दो। रौनक के साथ साथ श्रेया को बाकी सबके सवाल भी सुनाई दे रहे थे, पर वो शर्म की उस गर्त में गिर चुकी थी कि अपनी जलील हो चुकी सांसों की आवाज के सिवा उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बार बार रेशम के पर्दों में खड़ा वो आदमी, उसके जिस्म से आ रही खुशबू, उसकी सांसों की हरारत अब श्रेया को अपनी जिंदा होने पर धिक्कार रही थी। और इस शर्मिंदगी की फटी हुई चादर के सहारे श्रेया कब होटल की छत पर आ पहुंची उसे पता ही नहीं चला। जब छत की ठंडी हवा के झोंके ने श्रेया के गाल सहलाए तो उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ खड़ी है। और वहां रखे एक टूटे शीशे में श्रेया ने अपना अक्स देखा। बिखरे हुए बाल, बहता हुआ काजल, अपनी सुर्खी खो चुके होठ, अपना सिकुड़ता हुआ शादी का जोड़ा, और इस सबके बीच अगर श्रेया को कुछ दिखाई दिया तो वो थी उस अजनबी की अपने जिस्म पर लगी छाप। श्रेया ने चीख कर कहा, नहीं, मैं इस दाग के साथ नहीं जी सकती। और ये कहते हुए श्रेया ने छत से छलांग लगा दी। कहाँ श्रेया अपने सपनों के राजकुमार के साथ शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली थी, और कहाँ जिंदगी ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि श्रेया ने अपने आप को खत्म करने का इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। तो क्या श्रेया की ये कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, या फिर ये श्रेया की कहानी की नई शुरुआत है? आखिर कौन था वो आदमी जिसने श्रेया को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया था? क्या होगा अब श्रेया का भविष्य? क्या मोड़ लेगी अब श्रेया की जिंदगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए श्रेया की कहानी के साथ रब्बा इश्क न होवे में, केवल पॉकेट एफएम पर।